रात के ठीक 10 बज रहे थे। पूरा दिन दूसरों की खिदमत करते करते अंजलि के जिस्म की एक एक हड्डी जैसे जवाब दे चुकी थी। पसीने से भीगा हुआ दुपट्टा उसके कंधों से फिसल रहा था। हाथों पर बर्तन धोते धोते लाली उभरी हुई थी और पैरों में इतनी जान भी नहीं बची थी कि ज़्यादा देर खड़ी रह सके। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पीछे वाले बगीचे में आकर एक पत्थर की बनी सीट पर बैठ गई थी। दोनों हाथ अपनी गोद में जोड़ लिए, सर झुका लिया। सुबह से शाम तक दावत की तैयारी, मेहमानों की खिदमत, बर्तन सफाई, खाना पानी, हर काम उसी के हिस्से में आया था। मगर शाम ढल गई, रात उतर गई और किसी ने एक बार भी नहीं पूछा था कि उसने खुद कुछ खाया भी है कि नहीं। भूख अब दर्द से आगे निकल चुकी थी, मगर दिल तो जैसे खून के आंसू रो रहा था। उसकी पलकों पर नमी तैरने लगी। उसे अपनी शादी की पहली रात याद आ गई थी। कैसी मासूम उम्मीदों के साथ उसने अपने पति के नाम की सेज सजाई थी। दिल में हज़ारों ख्वाब थे कि शायद किस्मत अब मेहरबान हो जाए, शायद मोहब्बत नसीब हो जाए, शायद वो शख्स उसका हाथ थाम कर कही कि अब तुम मेरी दुनिया हो। मगर किस्मत ने तो उसी रात उसकी रूह तोड़ दी थी। वो कमरे में आया, एक पल के लिए भी उसके चेहरे को प्यार से नहीं देखा, सिर्फ उसके सांवले रंग पर जहर भरे ताने मारे। नफ़रत से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसी के सामने अपना सामान समेटकर एक दूसरी औरत के पास चला गया। उस रात के बाद अंजलि दुल्हन नहीं रही थी, सिर्फ इस घर की एक बेज़ुबान नौकरानी बनकर रह गई थी, जिसकी पहचान सिर्फ काम थी, एहसास नहीं। वो इन्हीं यादों में गुम थी कि कदमों की आहट पर चौंक उठी। सर उठा के देखा तो सामने कौशल्या जी की भांजी अनन्या खड़ी थी। अंजलि फ़ौरन अदब से उठ खड़ी हुई। आप यहाँ? उसने हल्की सी घबराई आवाज़ में पूछा। अनन्या ने गौर से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा, फिर नर्म लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी, सुबह से देख रही हूँ। एक पल के लिए भी तुमने आराम नहीं किया, हर जगह तुम ही काम कर रही थी। सच कहूँ, मुझे तो काम करने की आदत ही नहीं, वरना ज़रूर तुम्हारा हाथ बटा देती। अंजलि ने ज़बरदस्ती होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई। नहीं, आप मेहमान हैं, आप क्यों तकलीफ़ करती? मैं तो बस ज़रा ठंडी हवा खाने आ गई थी। अनन्या ने भौएं उचकाए। हवा खाने? ये हालत बना रखी है आपने। फिर उसने ज़रा करीब आकर कहा, वैसे यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने पति के कमरे में जाकर आराम करो। अंजलि के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उसने फ़ौरन ना में सर हिलाया। नहीं, आंटी इजाज़त नहीं देंगी। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगी। अनन्या ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब इजाज़त नहीं देंगी? तुम कोई नौकरानी हो? वो तुम्हारे पति का कमरा है, तुम्हारा हक है वहाँ रहना। अंजलि ने नज़रें झुका ली। बात इतनी आसान नहीं है। उसकी आवाज़ टूट गई। आप नहीं जानती। अनन्या ने फ़ौरन उसकी बात काट दी। मैं सब जानती हूँ, मगर तुम्हारी खामोशी ने सबको शेर बना रखा है। जिस चीज़ पर तुम्हारा हक हो वो मांगनी नहीं पड़ती, ले ली जाती है। आखिर कब तक डरती रहोगी? एक बार अपने हक के लिए खड़ी हो जाओ, फिर देखना कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। अंजलि की धड़कन बेतरतीब होने लगी। उसके दिल में पहली बार किसी ने ये लफ्ज़ डाले थे, हक। वो चंद पल खामोश खड़ी रही, जैसे अंदर शदीद जंग चल रही हो। फिर बहुत आहिस्तगी से उसने सर उठाया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा लिया। उसके चेहरे पर डर साफ लिखा था, मगर कहीं ना कहीं दिल में एक धुंधली सी उम्मीद भी जागी थी। वो जैसे ही नज़रों से ओझल हुई, अनन्या के होंठों पर एक ठंडी मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। बस यही तो चाहती थी मैं, अंजलि। उसने आहिस्ता से खुद कलामी की। अपने कदमों से खुद अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ो, ताकि इल्ज़ाम भी किस्मत पर ही आए। उसकी मुस्कुराहट पहले से ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने अभी अभी एक ऐसी चाल चल दी है जिसका अंजाम अंजलि की ज़िंदगी में एक नई क़यामत बनकर उतरने वाला था। दूसरी जानिब वो मासूम कौशल्या जी के कमरे के पास पहुंच गई थी। दरवाजे पर लरसती हुई उंगलियों से हल्की सी दस्तक देकर अंजलि खामोशी से खड़ी हो गई। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीने से निकल आएगा।
चंद लम्हों बाद अंदर से कौशल्या जी की नागवार आवाज़ उभरी, कौन है इस वक्त? अंजलि ने झिझकते हुए जवाब दिया, आंटी मैं अंजलि, अंदर आ जाओ। इजाज़त मिलते ही उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कौशल्या जी बिस्तर पर नीम दराज थीं। उन्होंने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली और माथे पर भर डाल लिए। अब क्या क़यामत आ गई? अंजलि ने नज़रें झुकाए धीमी आवाज़ में कहा, आंटी अगर आप इजाज़त दें तो मुझे कमरे की चाबी चाहिए थी। एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर कौशल्या जी के होंठों पर तंजिया हंसी फैल गई। किस कमरे की चाबी? जी मेरे, यानी वो अल्फाज ही ना ढूंढ सकी। कौशल्या जी ने उसकी बात मुकम्मल कर दी। मेरे बेटे के कमरे की? उनकी आवाज़ में ऐसी हकारत थी कि अंजलि का सर और झुक गया। कितनी जल्दी हक जताने का शौक़ जाग गया तुम्हें? उन्होंने तकिए से टेक लगाते हुए कहा। सुनो अंजलि, अलग कमरे में सुहागनें सोती है, वो नहीं जिन्हें पति ने पहली ही रात कबूल करने से इनकार कर दिया हो। अंजलि की पलकें लरज़ उठीं, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। कौशल्या जी का लहजा और सख्त हो गया। तुम्हें शायद अब तक समझ नहीं आई, मेरा बेटा तुम्हें छूने के काबिल भी नहीं समझता। उसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुम ख्वाब देख रही हो कि उसके कमरे में जाकर आराम करोगी। हर लफ्ज़ जैसे अंगारा बनकर अंजलि के वजूद पर गिरता जा रहा था। लेकिन आंटी मैं सिर्फ बहुत थक गई हूँ, उसने बमुश्किल इतना कहा। तो क्या हुआ? कौशल्या जी ने बेरहमी से जवाब दिया। इस घर में नौकर थकते नहीं क्या? जाओ जहाँ रोज़ सोती हो वहीं जाकर लेट जाओ। मेरे बेटे के कमरे की दहलीज़ भी तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी गई। अंजलि ने एक बार फिर हिम्मत करके कहा, सिर्फ आज के लिए, एक लफ्ज़ भी और नहीं। कौशल्या जी ने गुस्से से उसकी बात काट दी। तुम्हें लगता है मैं उस कमरे की चाबी तुम्हारे हाथ में दे दूँगी? जिस लड़की को मेरा बेटा अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं, उससे उसके कमरे में भेज दूँ? अपनी औकात में रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहकर उन्होंने नफ़रत से मुँह दूसरी तरफ मोड़ लिया और आंखें बंद कर लीं, जैसे अंजलि की मौजूदगी भी उन्हें नागवार गुजर रही हो। अंजलि चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। फिर अचानक अनन्या की बातें उसके जहन में गूंजने लगीं। जिस चीज़ पर तुम्हारा हक हो वो मांगनी नहीं पड़ती। उसने बेइख्तियार साइड टेबल की तरफ देखा जहाँ चाबी साफ नज़र आ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। दिल मुसलसल डरा हुआ था कि अगर कौशल्या जी जाग गई तो शायद आज वो इस घर में ज़िंदा ना बच सके। मगर जिस्म की टूटती हुई ताकत, सारा दिन की बेइंतहा मुशक्क़त और सिर्फ चंद लम्हों के सुकून की ख्वाहिश उस खौफ पर भारी पड़ गई। उसने एहतियात से एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। सांस जैसे हलक में अटक गई थी। उसने लरसते हुए हाथ से चाबी उठाई। चंद लम्हों तक वो साकित खड़ी थी, जैसे खुद यकीन ना आ रहा हो कि उसने वाकई ये कर लिया है। कौशल्या जी बदसुतूर दूसरी तरफ करवट लिए खामोश थी। अंजलि ने धीरे से मुट्ठी में चाबी मजबूती से बंद की, नज़रें झुकाईं और खामोश कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही उसने एक गहरा सांस लिया। खौफ अब भी उसके चेहरे पर नुमाया था, मगर आज पहली बार उसने किसी की धमकी, किसी की तौहीन और किसी के हुक्म से ज़्यादा अपनी थकन को अहमियत दी थी, बेखबर कि यही एक कदम आने वाले तूफ़ान की बुनियाद बनने वाला था। कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद करते ही अंजलि ने एक गहरी सांस लिया। कमरा उस वक्त ठंडा हो रहा था। एक लम्हे के लिए वो हैरान भी हुई थी, राजवीर बाहर मुल्क में था, फिर कमरा ठंडा क्यों हो रहा था, मगर वो नज़रअंदाज कर गई थी। हाथ में पकड़ी चाबी मेज़ पर रखते हुए वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर थके हुए कदमों से बिस्तर तक आई। रिमोट से एसी ऑफ किया। उसके वजूद में इतनी भी ताकत बाकी नहीं थी कि कपड़े बदलने का सोचती। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की और महसूस किया जैसे महीनों बाद उसे नर्म बिस्तर नसीब हुआ हो। अभी एक लम्हा ही गुजरा था कि अचानक उसे अपने पुश्त पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वो हड़बड़ाकर पलटी तो सामने एक अजनबी नौजवान को देखकर खौफ से चीख दबाते हुए फ़ौरन उठकर बैठ गई। अगले ही लम्हे वो बिस्तर से नीचे उतर चुकी थी। सामने मौजूद शख्स मर्दाना वजाहत का मालिक था, लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एतमाद। मगर इस वक्त अंजलि के लिए वो सिर्फ एक अजनबी मर्द था। आप कौन हैं? उसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। और मेरे पति के कमरे में क्या कर रहे हैं?
नौजवान ने हैरत से उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठ पर आ गई। मैं तो राजवीर का दोस्त हूँ, लेकिन सवाल तो मुझे करना चाहिए, आप कौन हैं? अंजलि ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी बात सुनकर वो जैसे चौंक गया। बीवी? माफ़ कीजिएगा, मगर राजवीर की शादी तो एक गोरी लड़की से हुई है। आप कब से उसकी बीवी बन गई? अंजलि की पेशानी पर शिकने उभर आईं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? किस गोरी लड़की की बात कर रहे हैं? वो संजीदगी से बोला, एक अंग्रेज़ लड़की। सब जानते हैं, वो तो काफ़ी अरसे से उसी के साथ है। बस? अंजलि ने गुस्से से उसकी बात काट दी। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, और आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे हाथ लगाएं? मैं अभी जाकर आंटी को बताती हूँ कि उनके बेटे के कमरे में एक अजनबी मर्द छुपा हुआ है। वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि नौजवान ने पुरसुकून लहजे में कहा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ज़रा ठहर जाओ, असली तमाशा तो अभी शुरू होने वाला है। अंजलि ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मगर उसके अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सबसे आगे अनन्या खड़ी थी, उसके पीछे कौशल्या जी, राजेंद्र जी और घर के कई अफराद अंदर दाखिल हुए। इतने लोगों को एक साथ देखकर अंजलि का रंग जर्द पड़ गया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। कौशल्या जी की नज़र जैसे ही करण पर पड़ी, फिर अंजलि पर गई, उनकी आंखों में आग भड़क उठी। वो लपक कर आई और पूरी कवच से अंजलि के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बदकिरदार लड़की, उनकी चीख पूरे कमरे में गूंजी। मुझे पहले दिन से तुम पर शक था, आखिर बाहर मुंह मार ही लिया तुमने। मेरा बेटा तुम्हें हाथ क्या लगा था? तुमने तो दूसरा मर्द ढूंढ लिया। अंजलि सिसक उठी। नहीं, भगवान के लिए ऐसी बात ना करें, मैं तो सिर्फ आराम करने। खामोश, कौशल्या जी ने उसकी बात काट दी। अब ड्रामा मत करो। अंजलि ने रोते हुए करण की तरफ इशारा किया। मैं इनको जानती तक नहीं, ये कौन है? मुझे कुछ नहीं मालूम। उसी लम्हे करण निहायत इत्मीनान से अपनी जगह से उठा और सबकी तरफ देखकर बोला, ये झूठ बोल रही है। काफ़ी अरसे से हमारे ताल्लुकात थे, आज भी इन्हीं ने मुझे बुलाया था। मैं खिड़की के रास्ते आया हूँ ताकि किसी को शक ना हो। झूठ! अंजलि की चीख निकल गई। ये सरासर झूठ बोल रहा है। राजेंद्र जी गुस्से से आगे बढ़े। उन्होंने करण का गिरेबान पकड़ लिया। बदबख्त, मेरी बहू के साथ ताल्लुक़ रखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? करण ने एक झटके से उनका हाथ हटाया और ठंडे लहजे में बोला, खबरदार, दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी ना कीजिएगा। मैं खामोश ज़रूर हूँ, कमज़ोर नहीं। जो कहना था कह दिया, अब रास्ते से हट जाइए। वो बेनियाजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक लम्हे को अनन्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में छुपी कामयाबी सिर्फ वही पढ़ सका। फिर बाहर निकल गया। अंजलि बेबस नज़रों से सबको देखती रह गई। मैं बेकसूर हूँ, भगवान की कसम मैं बेकसूर हूँ। मगर उसकी एक ना सुनी गई। कौशल्या जी ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और ज़ोर से खींच लिया। कस्में अपने पास रखो, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मेरा बेटा तुम जैसी औरत को कभी कबूल नहीं करेगा। अंजलि दर्द से करा उठी। भगवान के लिए मेरी बात तो सुन लो, मुझे फंसाया गया है। चुप! कौशल्या जी ने उसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर निकालना शुरू कर दिया। हमारी इज्जत खाक में मिलाकर अब मासूम बन रही है। निकल जाए इस घर से, आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अंजलि के आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। वो दुहाइयाँ देती रही, सफाइयाँ पेश करती रही, मगर किसी के चेहरे पर रहम का एक साया भी न आया था। चंद लम्हों बाद घर का मुख्य दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया था। वो अंधेरी रात में तन्हा खड़ी थी, ये समझे बगैर कि उसकी ज़िंदगी का सबसे सफाक खेल अभी शुरू हुआ था। 1 घंटे बाद रात के 12 बज चुके थे। अंजलि फुटपाथ के किनारे घुटनों को अपनी बाहों में समेटे बैठी थी। उसकी आंखें मुसलसल बह रही थी, मगर अब आंसू भी जैसे थक चुके थे। ज़िंदगी में पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि इंसान का बेघर होना सिर्फ छत ना होने का नाम नहीं, बल्कि हर उस दरवाज़े का बंद हो जाना है जहां वो दस्तक दे सके। उसने सर उठाकर सामने सड़क को देखा, फिर बेइख्तियार नज़रें झुका लीं। अब कहाँ जाऊं? उसके होंठों से बेआवाज़ सरगोशी निकली। माँ बाप तो उसके बचपन में ही छोड़ गए थे। चाचा और चाची ने सीने से लगा कर पाला, अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया। मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद एक खौफनाक कार एक्सीडेंट ने वो सहारा भी छीन लिया। उनका छोटा सा घर ही उसकी आखिरी उम्मीद था,
मगर उनके अपने बच्चों ने वह मकान बेचकर रकम आपस में बांट ली और अंजलि को किसी ने एक दिन के लिए भी अपने घर में जगह ना दी। आज उसके पास ना कोई अपना था, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई नाम लेने वाला। वो इन्हीं तल्ख सोचों में गुम थी कि उसे अपने बराबर में किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने चौंक कर दाईं तरफ देखा तो करण खामोशी से सर झुकाए बैठा था। उसे देखते ही अंजलि के चेहरे पर नफ़रत की शिद्दत उभर आई। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बराबर बैठने की? उसकी आवाज़ नफ़रत से कांप रही थी। अपनी औकात देखी है तुमने? मेरी ज़िंदगी तबाह करके अब मेरे पास आकर बैठ रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। करण ने सर उठा लिया। उसकी आंखों में पहली बार पछतावे की झलक थी। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे नफ़रत है और होनी भी चाहिए। नफ़रत? अंजलि तल्खी से हंस पड़ी। नफ़रत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। तुमने मेरी इज़्ज़त, मेरा घर, मेरी ज़िंदगी सब कुछ छीन लिया। अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक दुआ भी नहीं करूँगी। करण ने आहिस्ता से कहा, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी? उसने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया। क्या तुम्हारी माफ़ी से मेरा नाम वापस आ जाएगा? क्या मेरा घर वापस मिल जाएगा? क्या लोग मुझे फिर इज़्ज़त से देखेंगे? करण ने गहरा सांस लिया। मुझे राजवीर ने काम के पूरे 1 करोड़ रुपए दिए थे। मुझे उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं लालच में आ गया। अंजलि की आंखें फैल गईं। तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 करोड़ की थी? उसके लहजे में ऐसा दर्द था कि करण नज़रें ना मिला सका। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मानता हूँ, मगर एक बात और भी है। राजवीर ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं सीधा अपने घर नहीं गया। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। अंजलि ने हकारत से उसे देखा। मेरे लिए? तुम? हाँ, वो संजीदगी से बोला। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मेरे घर में रह सकती हो। अंजलि का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझ आई? तुम जैसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है मैं ही सड़क पर मर जाऊं। तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। करण ने उसकी बात खामोशी से सुनी, फिर नर्म लहजे में बोला, मैं तुमसे कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहा, मेरी पूरी बात सुन लो। मेरे घर में सिर्फ मैं रहता हूँ। मुझे एक ऐसी खातून की ज़रूरत है जो घर का ख्याल रख सके, खाना बना दे, सफाई देख ले। बदले में तुम्हें रहने के लिए छत मिलेगी, इज़्ज़त से रहोगी, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। अंजलि ने नफ़रत से कहा, तुम्हारी कस्मों पर एतबार कर लो, जैसे पहले किया था। एतबार मत करो, वक्त को आजमा लो। करण ने सुकून से जवाब दिया, वैसे भी इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं। तुम अकेली हो, बेसहारा हो। अगर यहाँ बैठी रही तो न जाने कौन तुम्हें किस नज़र से देखे। कम से कम मेरे साथ चलो। सुबह होते ही अगर तुम्हें लगे कि मैं दूसरों जैसा हूँ तो फ़ौरन चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अंजलि ने बेइख्तियार आंसू पोंछे। उसका दिल अब भी उस शख्स से शदीद नफ़रत करता था, मगर हकीकत उसके सामने खड़ी थी। उसके पास ना पैसे थे, न रहने की जगह, न कोई रिश्तेदार। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर हर सिमत उसे सिर्फ अजनबियत नज़र आई। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। करण ने आहिस्ता से सर हिलाया। शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। अंजलि ने चंद लम्हे खामोश रहकर आखिरकार आंखें बंद की, जैसे अपनी किस्मत के सामने हार मान रही हो। फिर टूटे हुए लहजे में बोली, सिर्फ रहने के लिए, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। करण खामोशी से खड़ा हुआ। बस इतना ही काफ़ी है। अंजलि भी उठ खड़ी, मगर उसके हर कदम में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। वो उस शख्स के साथ जा रही थी जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए बाकी तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक बुलंदोबाला लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। गेट खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो अंजलि की नज़रें बेइख्तियार चारों तरफ घूमने लगीं। सामने सफ़ेद पत्थरों से बनी एक शानदार कोठी इस्तादा थी, जिसकी कुशादा राहदारी, बुलंद सुतून और वसी लॉन पहली ही नज़र में इसके घर की हैसियत बयान कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही करण नीचे उतरा और खामोशी से दूसरी तरफ आकर उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। अंजलि भी आहिस्ता से बाहर निकली, मगर उसकी नज़रें अब भी उस कोठी पर जमी हुई थी। चंद लम्हे वो यूं ही खामोश खड़ी रही। फिर बेइख्तियार उसके मुंह से निकला, तुम तो काफ़ी अमीर लगते हो। तुम्हारी गाड़ी भी बहुत महंगी है, ये घर भी। उसने अधूरा जुमला छोड़कर करण की तरफ देखा। अगर तुम्हारे पास इतना सब कुछ था तो सिर्फ 1 करोड़ के लिए
तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी? करण के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। उसने सर हिलाते हुए कहा, काश ये सब मेरा होता। अंजलि ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये घर, ये गाड़ी, ये दौलत सब मेरे पापा की है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। वो आहिस्ता से बोला, उन्होंने मुझे अपने ही बिज़नेस में नौकरी पर रखा हुआ था, मगर चंद दिन पहले मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। इस वक्त मेरे पास ना कोई काम है, ना अपनी कमाई। अंजलि की पेशानी पर बल पड़ गए। अगर तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं तो फिर मुझे यहाँ क्यों ले आए? पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तुम अपना खर्चा भी बढ़ा रहे हो। करण ने फ़ौरन ना में सर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस घर के नौकरों की तनख्वाहें, राशन, सारे खर्चे अभी पापा ही देते हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ एक नौकर ज़्यादा हो या कम। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कम से कम 3 वक्त का खाना, पहनने के लिए कपड़े और सर छुपाने के लिए जगह तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। अंजलि ने नज़रें झुका लीं। उसके दिल में अजीब सी कसक उठी। कभी वो भी एक घर की बहू थी। आज एक छत मिलने पर शुक्र अदा करने की नौबत आ गई थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए। 7 क्वार्टर दिखा दो, मैं वहीं रह लूँगी। करण ने फ़ौरन उसकी बात काट दी। 7 क्वार्टर? हरगिज़ नहीं। क्यों? अंजलि ने हैरत से पूछा। क्योंकि तुम वहाँ नहीं रहोगी। वो संजीदगी से बोला, ऊपर एक गेस्ट रूम खाली है, आज से वो तुम्हारा कमरा होगा। अंजलि ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं, मैं इतने बड़े कमरे में नहीं रह सकती। मैं यहाँ नौकरानी की तरह आई हूँ, मेहमान बनकर नहीं। करण ने उसकी बात तहम्मुल से सुनी, फिर हल्का सा मुस्कुराया। नौकरानी नहीं, घर की मैनेजर। फ़र्क समझती हो? अंजलि ने बेयकीनी से उसे देखा। मैनेजर? हाँ, घर की देखभाल तुम करोगी, नौकरों पर नज़र रखोगी, किचन और बाकी इंतज़ाम संभालोगी। इस हिसाब से तुम्हें वही सहूलतें मिलेंगी जो इस जिम्मेदारी के मुताबिक होनी चाहिए। 7 क्वार्टर में रहकर तुम किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर सकोगी। अंजलि ने दोबारा कहा, लेकिन मुझे इस सब की आदत नहीं। करण ने हल्के से उसकी बात काट दी। और मुझे बहस की आदत नहीं। उसके लहजे में पहली बार हल्की सी सख्ती आई। जो कमरा मैं दे रहा हूँ तुम वही रहोगी, यहाँ मेरी मर्ज़ी चलेगी, तुम्हारी नहीं। अंजलि ने चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखा। अजीब इंसान था, कभी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता था, कभी उसी के लिए सहूलतों का इंतज़ाम भी कर रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। आखिरकार उसने खामोशी से नज़रें झुका ली। करण ने बगैर कुछ कहे आगे बढ़कर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। अंजलि भी खामोश कदमों से उसके पीछे चल दी। चंद लम्हों बाद वो एक कुशादा गेस्ट रूम के सामने रुका। दरवाज़ा खोला और मुख्तसर सा बोला, ये रहा तुम्हारा कमरा, आराम कर लो, बाकी बातें सुबह होंगी। अंजलि ने ना कमरे को गौर से देखा, ना कोई सवाल किया। वो बस खामोशी से अंदर दाखिल हुई, जैसे उसके अंदर सवाल करने, एहतजाज करने और हैरान होने की भी ताकत बाकी ना रही हो। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हुआ तो वो पहली बार खुद को 4 दीवारी के अंदर महफूज महसूस कर रही थी, मगर दिल के ज़ख्म अब भी वैसे ही ताज़ा थे। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही अंजलि आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बिस्तर के किनारे आकर बैठ गई। उसकी नज़रें सामने दीवार पर जमी थी, मगर जहन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका यहाँ आना दुरुस्त था या नहीं। जिस शख्स ने चंद घंटे पहले झूठ बोलकर उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, उसी के घर में पनाह लेना, क्या ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी या सबसे बड़ी गलती? उसने बेइख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। अगर आज चाचा और चाची ज़िंदा होते तो क्या वो कभी उसे इस हाल में देखने देते? शायद नहीं, मगर अब वो दुनिया में नहीं थे और दुनिया में उसका अपना कोई भी तो नहीं बचा था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई ऐसी जगह जहाँ वो बेखौफ होकर जा सकती। उसने नम आँखों से कमरे में एक नज़र दोहराई और दिल ही दिल में सोचा, शायद किस्मत मुझे इसी रास्ते पर धकेल रही है। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने चौंक कर सर उठा लिया। आ जाइए। दरवाज़ा खुला और करण हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने खामोशी से ट्रे सामने रखी, मेज़ पर रख दी। फिर अंजलि की तरफ देखते हुए बोला, मैं देख रहा था आज दावत में तुमने एक लुकमा भी नहीं खाया। सुबह से सबको खाना खिला रही थी, मगर खुद भूखी रह गई। खाना खा लो, वैसे भी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी गुजरा है। अंजलि ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम दावत में भी मौजूद थे? करण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया।
हाँ, लेकिन मेरी नज़र तुम पर क्यों नहीं पड़ी? उसने बेयकीनी से पूछा। करण ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी? सुबह से मुसलसल काम कर रही थी, गर्मी, थकन, मेहमान, तुम खुद को संभालने में लगी हुई थी। मेरी तरफ देखती भी कैसे? वैसे भी मुझे आम मेहमान की तरह नहीं बुलाया गया था, पूरे मंसूबे के तहत बुलाया गया था। अंजलि के चेहरे से हैरत गायब होकर संजीदगी में बदल गई। इस मंसूबे में कौन कौन शामिल था? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। करण ने गहरा सांस लिया, जैसे अल्फाज का बोझ उसे भी महसूस हो रहा हो। ये बात शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए, आखिर राजवीर मेरा दोस्त है और दोस्त के राज छुपाने चाहिए। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नज़रें झुकाकर बोला, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हो चुका है उसके बाद खामोश रहना भी जुर्म लग रहा है। अंजलि की नज़रें उस पर जम गईं। करण ने धीरे से कहा, तुम्हारी सास, राजवीर और अनन्या, ये तीनों शुरू से ही इस मंसूबे में शामिल थे। मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकाल देना। अंजलि के होंठ बेख्तियार खुल गए। अनन्या भी? हाँ, करण ने इस बात में सर हिलाया। याद है उसी ने तुम्हें कहा था कि अपने पति के कमरे में जाकर आराम करो? वो सब पहले से तय था। असली मंसूबा तो ये था कि मैं 7 क्वार्टर में जाऊं जहां तुम रहती हो और वहां सबको बुलाकर तमाशा खड़ा किया जाए, मगर आखिरी लम्हे राजवीर ने मंसूबा बदल दिया। उसने कहा कि अपने ही कमरे में जाओ ताकि इल्ज़ाम ज़्यादा मजबूत लगे। अंजलि की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो चंद लम्हे बोल ही ना सकी, फिर टूटे हुए लहजे में बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो अपने दोस्त का साथ देना चाहिए था, मेरा नहीं। करण ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ महसूस हो रहा था, लेकिन आंखों में कोई राज भी मौजूद था। वो संजीदगी से बोला, दोस्ती अपनी जगह, मगर इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। 1 करोड़ रुपए के लालच में एक बेगुनाह लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शायद मैं अपनी इस गलती की तलाफ़ी कभी ना कर सकूं, मगर कम से कम अब और जुल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसने मेज़ की तरफ इशारा किया, खाना खा लो, भूखे पेट गम और भी ज़्यादा महसूस होता है। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर आहिस्ता से बोला, और अगर मुमकिन हो तो मुझे कभी माफ़ कर देना, अगरचे मैं जानता हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये कहकर उसने और कुछ ना कहा। खामोशी से पलटा, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। अंजलि देर तक मेज़ पर रखी खाने की ट्रे को देखती रही। उसके जहन में अब भी बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे, मगर जिस्म की कमज़ोरी हर एहसास पर गालिब आ चुकी थी। उसे शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। आखिरकार उसने खामोशी से प्लेट अपनी तरफ खींची, पहला लुकमा तोड़कर मुंह में रखा और कई घंटों बाद पहली बार अपने खाली मैदे को कुछ सुकून देने लगी। अगरचे उसके दिल का ज़ख्म अब भी वैसा ही ताज़ा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, मगर अंजलि अभी तक बिस्तर के किनारे खामोश बैठी थी। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द हल्के निशान नुमायां हो चुके थे। वो अपने हाथों की उंगलियों को बेध्यानी में एक दूसरे में फंसा रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए, उसने धीमी आवाज़ में कहा। दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र नौकरानी एहतराम से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर शफ़क़त नुमाया थी। बेटा, साहब ने आपको डाइनिंग रूम में बुलाया है। अंजलि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आप उनसे कह दें मैं अभी नहीं आ सकती, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, फिर नाश्ता कर लूँगी। नौकरानी चंद लम्हे खामोश रही, फिर नरमी से बोली, मैं यही कहकर गई थी, मगर उन्होंने कहा है कि आपको हर कीमत पर बुला कर लाऊं। उन्होंने कहा कुछ ज़रूरी काम की बात करनी है। अंजलि ने एक लम्हे को आंखें बंद की। उसे याद आया कि अब वो किसी और के घर में थी, यहाँ उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं चल सकती थी। वो यहाँ पनाह लेने के साथ साथ काम करने भी आई थी। उसने खामोशी से दुपट्टा दुरुस्त किया, बिस्तर से उठी और नौकरानी के साथ बाहर निकल आई। चंद लम्हों बाद वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। करण पहले ही मेज़ की एक तरफ बैठा था। पूरा नाश्ता मेज़ पर सजा हुआ था, मगर साफ ज़ाहिर था कि उसने अभी तक एक लुकमा भी नहीं खाया था, जैसे वो सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहा हो। अंजलि आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंची। करण ने सर उठाकर उसे देखा और मुख्तसर लहजे में बोला, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है और साथ नाश्ता भी करना है। अंजलि ने नज़रें झुका ली। मुझे भूख नहीं है,
करण ने कुर्सी के पुष्ट से टेक हटाई और पहली बार कदरे संजीदा लहजे में कहा, बैठ जाओ, ये तुम्हारे बॉस का हुक्म है। अंजलि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज उसका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। न कल वाली नरमी थी, न पछतावे की झलक। उसके लहजे में एक ज़िम्मेदार शख्स का एतमाद था। अंजलि खामोशी से कुर्सी खींच कर बैठ गई। करण ने उसकी तरफ प्लेट सरकाई। पहले नाश्ता शुरू करो, फिर बात करते हैं। अंजलि ने खामोशी से एक छोटा सा लुक़मा तोड़ा। करण ने पानी का गिलास अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, तालीम कितनी है तुम्हारी? अंजलि ने मुख्तसर जवाब दिया, मैंने 12वीं की हुई है। आगे बढ़ने का इरादा था? उसने अगला सवाल किया। अंजलि के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। इरादा तो बहुत कुछ था, मगर हालात ने इजाज़त नहीं दी। करण ने सर हिलाया, जैसे उसे इसी जवाब की तवक्को हो। फिर उसने मोबाइल मेज़ पर रखते हुए कहा, आज सुबह पापा का फ़ोन आया था। अंजलि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उन्होंने मुझे नौकरी पर वापस बुला लिया है। अच्छा? अंजलि के मुंह से बेइख्तियार निकला। सिर्फ यही नहीं, करण ने बात आगे बढ़ाई, मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा है कि चूँकि तुम घर की मैनेजर हो, इसलिए तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी। उनके अल्फाज थे, जो लड़की घर संभाल सकती है वो शायद तुम्हें भी संभाल ले। अंजलि ने हैरत से उसे देखा। मुझे आपके साथ ऑफिस जाना होगा? बिल्कुल, करण ने इस बात में सर हिलाया। वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। अंजलि कुछ सोचकर बोली, लेकिन वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, फ़िलहाल मेरी शेड्यूलिंग, फ़ाइल्स का रिकॉर्ड, मीटिंग्स का ख्याल और जो काम मैं कहूँगा वो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। अंजलि चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, एक बात पूछूं? ज़रूर। इस काम की मुझे तनख्वाह भी मिलेगी? करण ने फ़ौरन जवाब दिया, जी हाँ, पूरी तनख्वाह मिलेगी। इस घर में रहने के लिए तुम्हें अलग से जगह मिल रही है, खाने पीने की फ़िक्र नहीं होगी और काम के बदले बाकायदा सैलरी मिलेगी। मैं एहसान नहीं कर रहा, तुम काम करोगी और उसका मुआवजा लोगी। अंजलि के चेहरे पर पहली बार हल्की सी हैरत उभरी। ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसे अपने बलबूते पर कुछ कमाने का मौका मिल रहा था। उसने आहिस्ता से पूछा, अगर मैं ये सब ठीक से ना कर सकी तो? करण ने सुकून से जवाब दिया, गलतियाँ हर नया इंसान करता है, मगर सीखने वाला आगे बढ़ जाता है। मुझे मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं, कामिल लोग नहीं। अंजलि ने चंद लम्हे सोचा। उसके पास इनकार की कोई माकूल वजह भी नहीं थी। एक तरफ बेयकीनी ज़रूर थी, मगर दूसरी तरफ इज़्ज़त के साथ रोज़गार का मौका भी। आखिरकार उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी। करण के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छी बात है, नाश्ता ख़त्म करो, फिर 1 घंटे बाद निकलते हैं। अंजलि ने खामोशी से दोबारा प्लेट की तरफ देखा। दिल में अब भी बेशुमार अंदेशे मौजूद थे, मगर इन सब के दरमियान एक नई उम्मीद ने भी खामोशी से जन्म ले लिया था। शायद किस्मत ने उसके लिए अभी तमाम दरवाजे बंद नहीं किए थे। चंद ही देर बाद गाड़ी एक बुलंदोबाला शीशे की इमारत के सामने आकर रुकी। करण ने गाड़ी पार्क की और खामोशी से बाहर निकल आया। अंजलि भी उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही दोनों इमारत के अंदर दाखिल हुए, रिसेप्शन पर मौजूद एम्प्लॉयज़ फ़ौरन एहतरामन खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर, हर तरफ से एक साथ आवाज़ें उभरी। करण ने सिर्फ मुख्तसर सा सर हिलाया और बगैर रुके आगे बढ़ गया। अंजलि हैरान नज़रों से एक एक चेहरा देखती रह गई। उसने तो यही सुना था कि वो अपने पापा के पास नौकरी करता है, मगर एक एम्प्लॉय के लिए इतना एहतराम। लोग उसके सामने इस अंदाज से क्यों खड़े हो रहे थे जैसे कंपनी का असली इख्तियार इसी के हाथ में हो। वो इन्हीं सोचों में गुम उसके पीछे चलती रही। लिफ्ट से निकलकर वो एक वसी राहदारी में पहुंचे, जहां दीवारों पर कंपनी की कामयाबियों की तस्वीरें आरास्ता थी। करण सीधा एक बड़े से कैबिन के सामने रुका, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंजलि ने कदम रखा तो उसकी नज़रें बेइख्तियार पूरे कमरे पर घूम गईं। कुशादा कैबिन, नफीस फर्नीचर, दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन, किताबों से भरी अलमारियाँ और शीशे की दीवार से दिखाई देता पूरा शहर, सब कुछ उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा शानदार था। बैठ जाओ, करण ने सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी एक मुख्तसर सी मीटिंग है, इससे फ़ारिग हो जाऊँ तो तुम्हें पापा से भी मिलवाऊँगा। अंजलि ने खामोशी से सर हिला दिया और सोफ़े पर बैठ गई। चंद ही लम्हों बाद 3 अफराद फ़ाइल्स उठाए अंदर दाखिल हुए। करण अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
उसका लहजा, अंदाज और फैसले सुनकर अंजलि हैरत से उसे देखती रह गई। वह हर नुक्ते पर सवाल करता, हिदायत देता, फैसले सुनाता और सामने बैठे लोग बगैर किसी बहस के उसकी हर बात नोट करते जा रहे थे। किसी एक लम्हे के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। तकरीबन आधे घंटे बाद मीटिंग ख़त्म हुई। सब लोग एहतराम से उठे, थैंक यू सर कहकर बाहर निकल गए। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। करण लैपटॉप खोलकर किसी रिपोर्ट पर नज़रें जमाए बैठ गया। अंजलि पहले खामोश रही, मगर जितना वक्त गुजरता गया उसके दिल में सवाल बढ़ते गए। आखिरकार वो आहिस्ता से उठी और उसकी मेज़ के करीब आकर रुक गई। करण ने नज़रें स्क्रीन से हटाए बगैर पूछा, हाँ कुछ कहना है? अंजलि ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर धीरे से बोली, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर अपने पापा के पास नौकरी करते हो। तो उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो फिर ये सब क्या था? अंजलि की आवाज़ में उलझन साफ महसूस हो रही थी। जिस तरह तुमने मीटिंग ली, सबको हिदायत दी, फैसले किए, वो किसी आम एम्प्लॉय का अंदाज़ नहीं था। लोग तुम्हें ऐसे सुन रहे थे जैसे तुम इस कंपनी के मालिक हो। करण ने पहली बार नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर खामोश रहा। अंजलि ने एक कदम और आगे बढ़ाया। सच बताओ, क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो? उसने बगौर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मगर मुझे तुम्हारी आंखों में हमेशा कोई ना कोई राज नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे तुम हर बात पूरी नहीं बताते। आखिर हकीकत क्या है? चंद लम्हों तक करण खामोशी से उसे देखता रहा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में संजीदगी बरकरार थी। अंजलि, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त से पहले जान लेना अच्छा नहीं होता। यानी वाकई कोई राज है? उसने फ़ौरन सवाल किया। करण ने ना में सर हिलाया। तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो। ये मेरे पापा की कंपनी है और मैं उनका बेटा हूँ। ज़ाहिर है उन्होंने बहुत से इख्तियारात मेरे सुपुर्द किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ लोग मुझे इसी एहतराम से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मालिक हूँ। अंजलि ने बेयकीनी से उसे देखा। फिर भी कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हो। करण ने कुर्सी से उठते हुए हल्के मगर दो टोक लहजे में कहा, बेहतर यही होगा कि तुम सिर्फ अपनी नौकरी पर तवज्जो दो। हर बात की तह तक पहुंचने की कोशिश मत करो, वरना खुद ही उलझ जाओगी। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, फिर फ़ाइल हाथ में लेते हुए बोला, मैं एक छोटी सी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वापस आके आराम से बात करेंगे। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक लम्हे को रुका और मुख्तसर सी नज़र उस पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया था। दरवाज़ा बंद होते ही अंजलि दोबारा सोफ़े पर आकर बैठ गई। उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी थीं और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। करण ये हरगिज़ नहीं था जो वो खुद को ज़ाहिर कर रहा था, और उसकी ज़िंदगी के पर्दे में यकीनन कोई ऐसा राज छुपा था जिसे अभी तक सबको बेखबर रखा गया था। करण के कमरे में अकेली रह जाने के बाद अंजलि आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पूरे कैबिन का जायज़ा लेने लगी। हर चीज़ अपनी जगह नहायत सलीके से रखी हुई थी। मेज़ पर फाइल्स की तरतीब, दीवार पर आरास्ता असनाद और एक तरफ रखी किताबों की अलमारी इस बात का सबूत थी कि यहाँ हर काम नज़्म व ज़ब्त से होता है। वो चलते चलते शीशे की बड़ी दीवार के सामने आकर रुक गई। सामने पूरा शहर उसकी नज़रों के सामने फैला हुआ था। ऊंची इमारतें, मशगूल सड़कें और दूर तक फैला मंजर देखकर चंद लम्हों के लिए वो सब कुछ भूल गई। अभी वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। वो फ़ौरन पलटी। सामने तकरीबन 25-26 साल की एक बावकार सी लड़की खड़ी थी। अंजलि ने फ़ौरन अदब से नमस्ते किया। नमस्ते। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। नमस्ते। फिर एहतराम से बोली, मेरा नाम नीलम है, मैं करण सर की सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको पूरा ऑफिस दिखा दूँ और आपके हिस्से का काम भी समझा दूँ। अंजलि ने हल्के से सर हिलाया। जी शुक्रिया। वैसे वो खुद कहाँ है? नीलम के चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने नहायत शाइस्तगी से कहा, देखिए मोहतरमा, एक बात पहले ही अर्ज़ कर दूँ, हो सकता है ऑफ़िस से बाहर आपका और करण सर का कोई भी ताल्लुक़ हो, लेकिन ऑफ़िस के अंदर आपको उन्हें सिर्फ सर कहकर मुखातिब करना होगा। यहाँ हर चीज़ का एक प्रोफेशनल तरीका है। अंजलि एक लम्हे को घबरा गई। जी मैं तो बस, नीलम ने नरमी से उसकी बात मुकम्मल की। मैं समझ सकती हूँ, मगर आप नहीं हैं इसलिए बताना ज़रूरी था।
यहाँ करण सर कंपनी के सीईओ हैं, उनके सामने कोई एम्प्लॉय भी बेतकल्लुफ़ अंदाज में बात नहीं करता। अंजलि की आंखें हैरत से फैल गईं। सीईओ? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि ये बिज़नेस उनके पापा का है, वो सिर्फ उनके साथ काम करते हैं। नीलम ने कंधे उचका दिए। ये बिज़नेस असल में किसका है इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, और ना ही ये मेरा मौजू है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस इमारत में आखिरी फ़ैसला करण सर का होता है। उनकी एक हिदायत पूरी कंपनी के लिए हुक्म समझी जाती है, इसलिए आप भी ख्याल रखिएगा कि किसी किस्म की गलती ना हो। अंजलि ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। जी आप फ़िक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। नीलम के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। अच्छी बात है, फिर आइए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। दोनों कमरे से बाहर निकल आईं। नीलम एक एक डिपार्टमेंट में ले जाकर लोगों से उसका तारुफ करवाती रही। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ लीगल टीम बैठती है, और ये एडमिन सेक्शन है। हर जगह लोग एहतराम से मुस्कुराकर अंजलि का इस्तकबाल करते, मगर साथ ही करण के नाम पर उनके लहजों में अजीब सा एहतराम और एहतियात भी नुमायाँ होती थी। कोई भी उसका नाम लेते हुए बेतकल्लुफ़ नहीं होता था। अंजलि खामोशी से सब कुछ देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश जन्म ले रही थी। कल तक वो सुबह आँख खुलते ही झाड़ू, बर्तन और ज़िल्लत के ताने सुनने की आदी थी। पूरा दिन दूसरों के हुक्म पर गधे घोड़े की तरह काम करती थी और बदले में 2 वक्त की रोटी भी एहसान बनकर मिलती थी। आज अचानक वो एक बड़े दफ्तर में खड़ी थी, जहाँ लोग उसे इज़्ज़त से मुखातिब कर रहे थे, काम समझा रहे थे और एक प्रोफेशनल माहौल में उसका इस्तकबाल कर रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को इस नई दुनिया के मुताबिक कैसे ढाले। उसका जहन बार बार करण की तरफ जा रहा था। क्या वो वाकई बुरा इंसान था? अगर बुरा था तो फिर उसके लिए ये सब क्यों कर रहा था? अगर अच्छा था तो फिर उसने 1 करोड़ रुपए के लिए उस पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता। वो जितना उसके बारे में सोचती उतना ही ज़्यादा उलझती चली जाती थी। करण उसके लिए एक ऐसी पहेली बनता जा रहा था जिसका कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। रात काफ़ी ढल चुकी थी जब गाड़ी कोठी के मुख्य दरवाजे के सामने आकर रुकी। करण ने खामोशी से गाड़ी बंद की और बगैर कुछ कहे नीचे उतर आया। अंजलि भी दूसरी तरफ से बाहर निकली। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बावजूद उसके जहन को सुकून नसीब नहीं हुआ था। जितनी देर वो वहाँ रही उतने ही ज़्यादा सवाल उसके दिल में जन्म लेते गए। करण ने हमेशा की तरह मुख्तसर अंदाज में कहा, चलो अंदर। दोनों खामोशी से अंदर दाखिल हुए। करण सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था कि पीछे से अंजलि की आवाज़ ने उसे रोक लिया। करण। वो एक लम्हे को रुका, फिर आहिस्ता से पलटा। अंजलि चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। उसकी आंखों में उलझन भी थी और अज़्म भी। मुझे तुमसे बात करनी है। करण ने घड़ी पर एक नज़र डाली, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, कहो। अंजलि ने एक गहरा सांस लिया। मैं पूरा दिन सोचती रही हूँ और एक नतीजे पर पहुँची हूँ। करण खामोशी से उसे देखता रहा। तुम राजवीर के दोस्त हो ही नहीं सकते। ये सुनते ही एक लम्हे के लिए करण के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभरी, मगर उसने फ़ौरन अपने तासुरात संभाल लिए। ये अचानक कैसी बातें करने लगी हो? उसने हल्की सी मुस्कुराहट ओढ़ते हुए कहा। अंजलि ने ना में सर हिलाया। नहीं, मैं संजीदा हूँ। राजवीर जैसा घटिया और खुदगर्ज इंसान और बेहिस इंसान, उसका तुम जैसे शख्स से ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। करण ने नज़रें चुराईं। हर दोस्ती मिजाज देखकर नहीं होती, कभी हालात भी लोगों को मिला देते हैं। ये जवाब मुझे मुतमईन नहीं करता। अंजलि ने फ़ौरन कहा, सिर्फ एक बार सच सच बता दो, क्या तुम वाकई राजवीर के दोस्त हो? क्या वाकई मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब तुमने पैसों के लिए किया था? करण चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी उंगलियां बेइख्तियार घड़ी के पट्टे पर फिसलने लगी। तुम्हें ये सब क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ऑफिस में हर शख्स तुम्हें इस तरह देखता है जैसे तुम इस कंपनी की जान हो। तुम्हारा एक इशारा सबके लिए हुक्म होता है। तुम कहते हो ये तुम्हारे पापा का बिज़नेस है, मगर हकीकत यह है कि तुम बिज़नेस चलाते हो। तुम आम एम्प्लॉय नहीं हो, तुम बहुत अमीर हो, बहुत ताकतवर हो। वो एक लम्हे को रुकी, फिर धीरे से बोली, और ऐसे आदमी सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए किसी बेगुनाह लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। बात कुछ और है,
और तुम मुझे वो बात छुपा रहे हो। करण के चेहरे पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। उसने अंजलि को गौर से देखा, जैसे अंदाज़ा लगा रहा हो कि वो कितनी दूर तक हकीकत के करीब पहुंच चुकी है। फिर उसने मसनूई बेफिक्री से हल्का सा कहकहा लगाया, तुम तो जासूस बनती जा रही हो। अंजलि के चेहरे पर कोई तब्दीली ना आई। बात मत बदलो, मेरे सवाल का जवाब दो। करण ने दोनों हाथ जेबों में डाल दिए। अंजलि, कभी कभी इंसान अपनी सोच से ऐसी कहानियाँ बना लेता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तुम भी शायद वही कर रही हो। यानी मैं गलत हूँ? उसने फ़ौरन पूछा। मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, करण ने नरम लहजे में कहा। ऑफिस में जो कुछ तुमने देखा वो सिर्फ जिम्मेदारी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जहाँ तक राजवीर की बात है, तुम्हें पहले भी कहा था वो मेरा दोस्त है। अंजलि ने मायूसी से उसे देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। करण ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे अंदर ही अंदर किसी जंग से गुजर रहा हो, मगर अगले ही लम्हे मामूल के अंदाज में बोला, चलो अब ये सब छोड़ो, पूरा दिन काम किया है, जाकर कपड़े बदल लो, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। करण, अंजलि ने दोबारा आवाज़ दी, मगर उसने इस बार रुकने की जहमत ना की। सिर्फ इतना कहा, हर सवाल का जवाब वक्त पर मिलता है, इससे पहले नहीं। ये कहकर वो तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चलता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंजलि वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। उसके दिल में अब पहले से कहीं ज़्यादा यकीन पैदा हो चुका था कि करण सिर्फ एक नाम नहीं, एक राज था। ऐसा राज जिसे वो हर कीमत पर दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखना चाहता था। और यही खामोशी अंजलि के दिल में उसके मुतालिक पैदा होने वाले हर नए सवाल को पहले से ज़्यादा गहरा करती जा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने में न जाने कितनी चीज़ें बदल गई थीं। शुरू में दोनों के दरमियान सिर्फ ज़रूरत भर की बात होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहसें मजाक में बदल गईं, तल्खी हल्की सी दोस्ती में बदलने लगी। अब वो दोनों रोज़ सुबह एक साथ नाश्ता करते, एक ही गाड़ी में ऑफिस जाते, शाम को साथ वापस आते और रात का खाना भी अक्सर एक ही मेज़ पर खाते थे। अंजलि के चेहरे पर भी अब पहले जैसी मुसलसल उदासी नहीं रहती थी, मगर आज वापसी के पूरे रास्ते में अजीब खामोशी छाई हुई थी। करण गाड़ी चला रहा था, मगर उसका चेहरा सख्त बना हुआ था। कई बार अंजलि ने बात शुरू करने की कोशिश की। आज ऑफिस में काफ़ी काम था ना, थक गए हो? मगर हर बार वो सिर्फ हाँ या हम कहकर खामोश हो जाता। आखिरकार गाड़ी कोठी के सामने आकर रुकी। दोनों अंदर दाखिल हुए। करण सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से अंजलि ने उसे पुकार लिया, करण। वो रुका मगर पलटा नहीं। अंजलि चंद कदम चलकर उसके करीब आई। क्या बात है, आज इतने चुप चुप क्यों हो? उसने गौर से उसके चेहरे को देखा। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? करण ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ, अंजलि फ़ौरन बोली। मैं 1 महीने से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। अब इतना तो समझने लगी हूँ कि तुम कब नॉर्मल होते हो और कब नहीं। बताओ, आखिर हुआ क्या है? करण ने गहरा सांस लिया। छोड़ो भी, फजूल बात है। नहीं, मुझे जानना है। अंजलि ने इसरार किया। पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं होते थे। अगर कोई बात है तो साफ साफ कहो। चंद लम्हों तक करण खामोश रहा, फिर अचानक उसकी तरफ मुड़ा। आज ऑफिस में तुम शरद के साथ इतना हंस हंस कर बात कर रही थी। अंजलि एक लम्हे के लिए हैरान रह गई, फिर बेख्तियार हंस पड़ी। बस यही बात है? हाँ, यही बात है, करण ने संजीदगी से जवाब दिया। वो मेरा कोलीग है, अंजलि ने सादगी से कहा। वो इज़्ज़त से बात करता है, मैं भी इज़्ज़त से जवाब देती हूँ। इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात हो गई? करण ने फ़ौरन नाम में सर हिलाया। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। तुम दोनों काफ़ी देर तक हंस रहे थे। तो? अंजलि ने हैरानी से पूछा। तुम झूठ बोल रही हो। करण का लहजा पहले से ज़्यादा सख्त था। बात कुछ और है। अंजलि ने भौहें सिकोड़ ली। मसलन, क्या तुम उसे पसंद करती हो? ये सवाल सुनते ही अंजलि चंद लम्हे उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर हैरत आहिस्ता आहिस्ता एक मानीखेज़ मुस्कुराहट में बदल गई। ओह, वो धीरे से बोली। तो तुम्हें जेलसी हो रही है? बकवास मत करो। करण ने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। मुझे किसी से जेलसी नहीं होती। अंजलि ने बाजू बांध लिए। फिर ये सवाल क्यों? हम तो सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं, याद है? तो फिर तुम्हें इस बात से फ़र्क क्यों पड़ा कि मैं किससे बात कर रही थी? करण ने हल्का सा खनकारा।
मैंने कहा ना, जेलसी नहीं हो रही, बस तुम मेरे अलावा ऑफिस में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। आज अचानक तुम्हें इतना घुलते मिलते देखा तो थोड़ा अजीब लगा बस। अंजलि ने हंसते हुए सर हिलाया। तुम्हारी वजह से तो अब मैं लोगों से बात करना सीख गई हूँ। पहले मैं किसी से नज़रें मिलाकर बात भी नहीं कर पाती थी, हर वक्त डरी सहमी रहती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ उठना बैठना सीख रही हूँ। अगर कोई इज़्ज़त से बात करेगा तो मैं भी इज़्ज़त से जवाब दूँगी। करण ने खामोशी से उसकी बात सुनी, मगर न जाने कि उसके चेहरे के तासुरात और सख्त होते गए। उसे अंजलि की हर बात कांटों की तरह चुभ रही थी। उसने मुख्तसर अंदाज में सिर्फ इतना कहा, अच्छा। फिर बगैर और कुछ कहे पलटा और तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। अंजलि वहीं खड़ी उससे जाते उसकी पुश्त को देर तक देखती रही। उसके होंठों पर अब भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में गहरी सोच उतर आई। आज उसे एक बात पहले से ज़्यादा वाज़ेह महसूस हुई थी। करण राजवीर का दोस्त नहीं हो सकता। उसकी बेचैनी, उसकी नज़रें, उसकी बातों में छुपी जलन, ये सब किसी आम दोस्ती का रद्देअमल नहीं था। ज़रूर कोई ऐसा राज था जिसे वो हर कीमत पर छुपा रहा था। और अंजलि ने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अब वो उस राज तक पहुँच कर ही रहेगी, चाहे उसे इसके लिए कितने ही सवाल क्यों ना करने पड़े। 2 दिन बाद किचन में खड़ी अंजलि खामोशी से देगची में चम्मच चला रही थी। आज न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। गुज़िश्ता 1.5 महीने में ज़िंदगी ने जैसे नया रुख इख्तियार कर लिया था। कभी वो एक ऐसे घर में रहती थी जहाँ उसकी सांस तक पर एतराज़ होता था, और आज एक ऐसा इंसान उसकी ज़िंदगी में मौजूद था जो उसके चेहरे की थकन तक पढ़ लेता था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही लम्हे करण तेज़ी से किचन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वाज़ेह नाराज़गी थी। अंजलि, उसकी बुलंद आवाज़ पर अंजलि चौंक गई। ये क्या कर रही हो तुम? वो उसके करीब आते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में इतनी देर मत खड़े हुआ करो। इतनी गर्मी है, सुबह से ऑफिस में काम किया है, रात 1:30 बजे तक मेरी फ़ाइल्स मुकम्मल करती रही, और अब दोबारा यहाँ आकर खड़ी हो गई हो। आखिर अपनी तबीयत का भी कोई ख्याल है या नहीं? अंजलि के होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बस आज दिल चाहा कि अपने हाथ से खाना बनाऊं, उसने धीरे से कहा। इतने दिनों से आप ही सब इंतज़ाम करते रहे हैं, आज सोचा आपको अपने हाथ का खाना खिलाऊं, फिर आप बताइएगा कैसा बना। करण ने फ़ौरन चूल्हे की आंच बंद कर दी। मुझे कुछ नहीं खाना, पहले यहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम बीमार हो गई तो? अंजलि ने गौर से उसके चेहरे को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आपको मेरी इतनी फ़िक्र क्यों होती है? करण खामोश हो गया। हर बार यही कहते हैं, आराम करो, वक्त पर खाना खाओ, देर तक मत जागो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, आखिर क्यों? वो उसके करीब आ गई। आज सच बता दीजिए, आप कौन हैं? मेरा और आपका रिश्ता आखिर है क्या? करण ने नज़रें झुका ली। अंजलि की आवाज़ भरने लगी। मुझे अब सब समझ आने लगा है। आप राजवीर जैसे इंसान के दोस्त नहीं हो सकते। 1.5 महीना हो गया है, आपने एक बार भी उससे बात नहीं की, न कभी उसका जिक्र किया। आपकी हर बात, हर रवैया कह रहा है कि हकीकत कुछ और है। अब ज़्यादा खामोश मत रहिए, मैं सच जानना चाहती हूँ। कई लम्हों तक सिर्फ खामोशी रही। फिर करण ने गहरा सांस लिया और धीमी आवाज़ में बोला, हाँ, हकीकत वाकई वो नहीं जो तुम समझती रही हो। उसने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। राजवीर मेरा जान से अजीज़ दोस्त कभी नहीं था, सिर्फ जान पहचान थी। एक दिन उसके फ़ोन में इत्तेफाक से उसकी शादी की तस्वीर देखी और पहली बार तुम्हें देखा। पता नहीं क्यों उस एक तस्वीर ने मुझे बेचैन कर दिया। फिर उसने खुद तुम्हारे बारे में बातें बताईं कि वो तुम्हें कबूल नहीं करता, तुम्हें घर से निकालना चाहता है, और मुझसे मदद मांगी। मैं तुम्हें देखने के लिए लालच में आ गया था। उसकी आवाज़ टूट गई। लेकिन जब मैंने तुम्हें करीब से देखा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मज़लूमियत, तुम्हारी बर्दाश्त, मुझे अपनी ज़ात से नफ़रत होने लगी। उस रात जब तुम्हें सबके सामने जलील किया गया, मुझे महसूस हुआ था जैसे मैंने किसी बेगुनाह की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी हो। उसी लम्हे फ़ैसला कर लिया था कि चाहे बहाने से ही सही तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाऊंगा। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये सब था तो पहले क्यों नहीं बताया? करण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी तो तुम हमेशा के लिए मुझसे नफ़रत करोगी, मगर अब ज़्यादा छुपा नहीं सकता।
अंजलि, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद उस दिन से जब पहली बार तुम्हें देखा था, और हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास बढ़ता गया। लेकिन मैंने कभी तुमसे कोई उम्मीद नहीं बांधी, क्योंकि तुम एक ऐसे रिश्ते में बंधी हुई थी जिसका एहतराम करना ज़रूरी था। अंजलि ने नम आंखों से उसे देखा। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। करण खामोशी से उसकी तरफ मतवज्जह हुआ। शुरू में मुझे सिर्फ नफ़रत थी, फिर उलझन हुई, फिर एहतराम पैदा हुआ, और अब दिल हर खुशी हर परेशानी में सबसे पहले आप ही को ढूंढता है। शायद मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। दोनों की आंखें भीग चुकी थीं, मगर अगले ही लम्हे करण ने एक कदम पीछे हटते हुए मजबूत लहजे में कहा, लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। जब तक तुम कानूनी तौर पर इस शादी से आज़ाद नहीं हो जाती, हम सिर्फ एक दूसरे का एहतराम करेंगे। कल ही वकील से बात करेंगे और डाइवोर्स का केस दायर करेंगे। अगर अदालत ने तुम्हें आज़ाद कर दिया और अगर इसके बाद भी तुम्हारा फ़ैसला यही रहा, तब मैं तुमसे शादी करूँगा। छुप कर नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को रुस्वा नहीं करूँगा। सर उठाकर सबके सामने तुम्हें कबूल करूँगा। अंजलि ने आंसू साफ़ किए और पहली बार इत्मीनान से मुस्कुरा दी। मुझे यही जवाब सुनना था। मोहब्बत अगर इज़्ज़त ना सिखाए तो वो मोहब्बत नहीं होती। करण ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मगर हर कदम सही और दुरुस्त तरीके से उठाऊंगा। अंजलि ने भी सर हिला दिया। और मैं वादा करती हूँ कि अब ज़िंदगी खौफ में नहीं, खुददारी के साथ गुजारूंगी। दोनों खामोश खड़े थे, मगर इस खामोशी में पहली बार दिलों को सुकून मिला था, क्योंकि इस ताल्लुक़ की बुनियाद जज्बात से पहले एहतराम, सच्चाई और दुरुस्त रास्ते पर बन चुकी थी।